11.1 परिचय। सामाजिक शक्ति एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी मानव समाजों और रिश्तों में देखते हैं, जो व्यक्तियों और समूहों दोनों के पास होती है। यह एक मूलभूत तत्व है कि हम सामाजिक रूप से राजनीति में और अर्थशास्त्र में कैसे बातचीत करते हैं। आमतौर पर सामाजिक शक्ति असंतुलन पैदा करती है, जिससे विभिन्न सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। शक्ति को समझने के दो मुख्य तरीके हैं। एक तरह से, जिसकी हाल की अकादमिक बातचीत में व्यापक रूप से चर्चा हुई है, शक्ति को एक मात्रा के रूप में देखता है कार्य करने की एक सामान्य क्षमता। इस दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति उन लोगों की क्षमताओं को बढ़ाती है जिनके पास यह है, और इसे उन लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करने के रूप में देखा जा सकता है जिनके पास यह नहीं है। हॉब्स और लॉक जैसे विचारकों ने सत्ता पर अपने लेखन में इस विचार की खोज की। सत्ता के दूसरे, अधिक जटिल दृष्टिकोण में क्षमता और कार्य करने का अधिकार दोनों शामिल है, जो इसके प्रभाव में रहने वालों की सहमति से उत्पन्न होता है। यह दृष्टिकोण विभिन्न परिस्थितियों में क्या हुआ होगा, इसे देखते हुए शक्ति के प्रभावों पर विचार करता है। सरल शब्दों में यह सुझाव देता है कि जब दूसरों के पास सत्ता होती है, तो यह अपने पीड़ितों को वह हासिल करने से रोकता है जो वे हासिल कर सकते थे, या यहाँ तक कि जैसा वे सोच सकते थे वैसा सोचने से रोकते हैं। फौकॉल्ट का शक्ति का विश्लेषण इस दूसरे दृष्टिकोण का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। हालांकि हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, यह अवधारणा आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक विचारों में महत्वपूर्ण है। शक्ति को विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। 1959 में मिल्स जैसे कुछ विशेषज्ञ इसे शून्य राशि विचार के रूप में देखते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि एक व्यक्ति या समूह सत्ता हासिल करता है तो दूसरा खो देता है। यह एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जहां शक्ति केवल एक के पास होती है, दूसरे के पास नहीं होती। दूसरी ओर 1961 में पार्सन्स जैसे कुछ लोग शक्ति को गैरशून्य योग अवधारणा के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार इसमें शामिल दोनों पक्षों को लाभ हो सकता है, और सत्ता पारस्परिक रूप से समावेशी उद्देश्यों के साथ साझा की जाती है। सामान्य तौर पर सामाजिक शक्ति को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जाता है। हमारे उद्देश्य के लिए हम इसे किसी व्यक्ति या समूह की अपनी इच्छाओं या नीतियों को पूरा करने, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने, हेरफेर करने या प्रभावित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं, चाहे वे सहयोग करना चाहते हों या नहीं। सामाजिक शक्ति दूसरों को प्रभावित करने या प्रभावित होने का विरोध करने की क्षमता भी है। जिनके पास शक्ति होती है, उनके पास अपनी इच्छा को लागू करने के लिए संसाधन होते हैं, जैसे धन, ताकत, स्थिति, बुद्धि, योग्यता इत्यादि, जिससे उन्हें दूसरों को प्रभावित करने के अधिक अवसर मिलते हैं। शक्ति का उपयोग अक्सर प्रतिष्ठा, प्रभाव, श्रेष्ठता, योग्यता, क्षमता, ज्ञान, प्रभुत्व, अधिकार, बल, जबरदस्ती और अधिकार जैसी संबंधित अवधारणाओं के साथ परस्पर विनिमय के रूप में किया जाता है। हालांकि ये शर्तें समान नहीं हैं। हम उनके मतभेदों का पता लगाएंगे। आइए शक्ति और प्रतिष्ठा के स्वतंत्र चरों के बीच अंतर करके शुरुआत करें। शक्ति प्रतिष्ठा के बिना अस्तित्व में रह सकती है, लेकिन प्रतिष्ठा शक्ति के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक के पास प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन कोई शक्ति नहीं, जबकि एक पुलिसकर्मी के पास शक्ति तो हो सकती है, लेकिन थोड़ी प्रतिष्ठा हो सकती है। इसी प्रकार हम शक्ति और योग्यता, क्षमता, ज्ञान और श्रेष्ठता जैसे अन्य शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये अवधारणाएं शक्ति के साथ हो भी सकती हैं और नहीं भी। सत्ता का प्रभुत्व से गहरा संबंध है। सत्ता मुख्य रूप से एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, जबकि प्रभुत्व सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। शक्ति समूहों में पाई जाती है और अंतरसमूह संबंधों में प्रकट होती है,
जबकि प्रभुत्व व्यक्ति में स्थित होता है और पारस्परिक संबंधों में व्यक्त होता है। औपचारिक संगठनात्मक संरचनाओं में शक्ति स्पष्ट होती है, जबकि अनौपचारिक संगठनात्मक भूमिकाओं में प्रभुत्व दिखाई देता है। शक्ति का संबंध संघों के संगठन, समूह व्यवस्था और सामाजिक संरचना से है। इसके विपरीत प्रभुत्व एक व्यक्तिगत गुण है जो व्यक्तित्व या स्वभाव से संबंधित है। बिरस्टेड 1969। हालांकि यह समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अंतर, साथ ही समूह और व्यक्तित्व के बीच का अंतर हमेशा सख्त नहीं होता है। आजकल हम अक्सर पारस्परिक स्तर पर भी सामूहिक प्रभुत्व, आधिपत्य और शक्ति संबंधों पर चर्चा करते हैं। शक्ति और प्रभाव में एक महत्वपूर्ण अंतर है। शक्ति आम तौर पर जबरदस्ती होती है, जबकि प्रभाव प्रेरक होता है। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स को लीजिए। एक दार्शनिक के रूप में उन्होंने 20वीं सदी को बहुत प्रभावित किया, लेकिन वे एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे। इसी प्रकार अधिकार, विशेषाधिकारों की तरह स्वयं शक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति के लाभ है। अब क्या बल और अधिकार को शक्ति माना जाता है? नहीं, भले ही वे आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हों। सरल शब्दों में कहें तो शक्ति एक छिपी हुई शक्ति है, बल दृश्यमान शक्ति है और सत्ता संस्थागत शक्ति है। हिंडेस 1996। शक्ति संभावित है और जब इसका उपयोग किया जाता है तो यह बल या अधिकार में बदल जाती है। उदाहरण के लिए किसी संघ से हटने की धमकी देने वाला अल्पसंख्यक सत्ता का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक बार जब वे चले जाते हैं तो यह शक्ति में नहीं बल्कि ताकत में बदल जाता है। 11.2 शक्ति के उपकरण। अब बात करते हैं सत्ता के साधनों की। 3 मुख्य पहलू हैं जो शक्ति का उपयोग करने का अधिकार देते हैं: जबरदस्ती या रियायती, प्रतिपूरक और वातानुकूलित शक्ति। ये पूरी तरह से अलग नहीं है, वे अक्सर ओवरलैप होते हैं। आइए सत्ता के अन्य पहलुओं पर गौर करने से पहले प्रत्येक पर संक्षेप में चर्चा करें। जबरदस्ती या आज्ञाकारी शक्ति डराने, धमकाने या गंभीर परिणाम भुगतने से स्वीकार्यता हासिल कर लेती है। इसमें जुर्माना, संसाधन या संपत्ति का हनन, फटकार और निंदा जैसी प्रतिकूल कार्रवाइयां या धमकियां शामिल है। यह शक्ति तब लागू होती है जब कोई दूसरों पर कोई ऐसा विकल्प थोपकर अपनी प्राथमिकताओं या इच्छाओं को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जो अप्रिय या दर्दनाक हो। हम बलपूर्वक शक्ति को 2 स्तरों पर समझ सकते हैं। सबसे पहले, जब कोई व्यक्ति या समूह एक दर्दनाक अनुभव से गुजरता है लेकिन वर्तमान स्थिति से चिपके रहना चुनता है क्योंकि विकल्प कोई बेहतर या बदतर नहीं दिखता है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति या समूह कुछ थोपे जाने का विरोध करने से बचता है और नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए दूसरों से सहमत होने का विकल्प चुनता है। इस मामले में व्यक्ति या समूह दूसरों के निर्णयों को स्वीकार कर लेता है और डांट फटकार और कठोर परिणामों के डर से चुप रहता है। बॉक्स 11.1 कंडीन और प्रतिपूरक शक्ति की तुलना करना। कंडीन और प्रतिपूरक शक्ति दोनों एक विशिष्ट विशेषता साझा करते हैं: निष्पक्षता या दृश्यता। जो लोग दूसरों के अधिकार को स्वीकार करते हैं वे जानते हैं कि वे ऐसा कर रहे हैं और कार्रवाई के बेहतर तरीके के परिकलित मूल्यांकन के आधार पर सचेत निर्णय लेते हैं। यह जागरूकता उनकी अधीनता के लिए पेश किए गए एक विशिष्ट बदले के कारण उत्पन्न होती है। सत्ता का उपयोग करने वाले भी जानबूझकर अपने कार्यों के प्रति सचेत हैं। सांत्वना और प्रतिपूरक शक्ति के बीच अंतर इनाम की प्रकृति में निहित है। कॉन्डेन पावर व्यक्तियों को अपनी इच्छा या प्राथमिकताओं का पालन करने से रोकने के लिए शारीरिक या भावनात्मक दर्द की धमकियों का उपयोग करती है। दूसरी ओर, प्रतिपूरक शक्ति व्यक्तियों को इतना आकर्षक पुरस्कार या लाभ प्रदान करती है कि वे अपनी प्राथमिकताएं छोड़ दें और इसके बदले पुरस्कार का विकल्प चुनें। सरल शब्दों में,
सांत्वना शक्ति सजा के वादे या वास्तविकता के माध्यम से समर्पण को लागू करती है, जबकि प्रतिपूरक शक्ति किसी लाभ के वादे या वास्तविकता के माध्यम से समर्पण को प्राप्त करती है। प्रतिपूरक शक्ति में उन लोगों को सकारात्मक कार्रवाई या पुरस्कार देकर दूसरों को सहमत करना शामिल है जो जबरदस्ती का अनुपालन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे वस्तुओं में भुगतान या सेवाओं के लिए नकद, भूमि के एक टुकड़े का उपयोग करने का अधिकार या जमींदार की फसल को साझा करना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में प्रतिपूरक शक्ति सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का सामना करने वाले समुदायों या क्षेत्रों के विकास के लिए आर्थिक पैकेज के रूप में प्रकट हो सकती है। बलपूर्वक और प्रतिपूरक शक्ति स्थितियों में व्यक्ति या समूह बलपूर्वक या अनुनय और प्रोत्साहन के माध्यम से बलपूर्वक एजेंट के प्रति अपनी अधीनता के प्रति सचेत रहते हैं। तीसरे प्रकार की शक्ति, जिसे वातानुकूलित शक्ति के रूप में जाना जाता है, कंडीन और क्षतिपूर्ति शक्ति दोनों से भिन्न है। बात के दो के विपरीत, जो दृश्यमान और वस्तुनिष्ठ है, वातानुकूलित शक्ति व्यक्तिपरक है। शक्ति के इस रूप में इसका प्रयोग करने वाले और इसके अधीन रहने वाले दोनों ही इसके प्रभाव से अवगत नहीं हो सकते हैं। यह व्यक्तियों या समूहों के दृष्टिकोण और विश्वासों को बदलकर प्राप्त किया जाता है। लोग या समूह अनुनय, शिक्षा, सामाजिक प्रतिबद्धता या वादों के कारण दूसरों के अधिकार को स्वीकार कर सकते हैं। वे अनुपालन करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पहल सही है या उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप है। इस समर्पण को हमेशा खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है। आधुनिक समाज के कामकाज के लिए वातानुकूलित शक्ति महत्वपूर्ण है, जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों देशों में अर्थव्यवस्था और राजनीति जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करती है। 11.3 शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोतों की ओर बढ़ते हुए ऐसे कई संस्थान या कारक हैं जो सत्ता में बैठे लोगों को उसके अधीन रहने वालों से अलग करते हैं। विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण के आधार पर शक्ति के विभिन्न स्रोतों की पहचान की है। उदाहरण के लिए बियरस्टेड 1969 3 स्रोतों को सूचीबद्ध करता है: लोगों की संख्या, सामाजिक संगठन और संसाधन। तीसरे स्रोत में धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, ज्ञान, योग्यता, छल, धोखाधड़ी, गोपनीयता और प्राकृतिक संसाधन शामिल है। मान 1986 4 स्रोतों की पहचान करते हैं: वैचारिक, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संबंध। ट्यूमिन 1992 5 स्रोतों का सुझाव देता है: भूमिका विशिष्ट अधिकार, सामान और सेवाएं, कौशल और क्षमताएं, व्यक्तिगत गुण और जबरदस्त शक्ति। गैलब्रेथ 1984 3 स्रोतों को वर्गीकृत करता है: व्यक्तित्व, संपत्ति और संगठन। विभिन्न विद्वान उन्हें अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत करते हैं, जिससे एकल वर्गीकरण का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये सभी वर्गीकरण ऊर्जा स्रोतों के समान तत्वों को साझा करते हैं। इस चर्चा के प्रयोजन के लिए हम शक्ति के निम्नलिखित मुख्य स्रोतों पर विचार करेंगे: व्यक्तित्व, लोगों की संख्या, संसाधन या संपत्ति, कौशल, क्षमताएं और ज्ञान, मीडिया, जबरदस्ती, बल और संगठन। व्यक्तित्व या नेतृत्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति के शरीर, मन, वाणी, नैतिकता और क्षमता जैसे गुणों से है जो उन्हें सत्ता तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसमें सुंदरता, आकर्षण या करिश्मा जैसे व्यक्तिगत गुण भी शामिल हैं, जो दूसरों को अपने पक्ष में प्रभावित कर सकते हैं। आज की दुनिया में व्यक्तित्व वातानुकूलित शक्ति से निकटता से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से दूसरों के दृष्टिकोण और विश्वासों को समझाने और बदलने की क्षमता। शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत लोगों की संख्या है। बहुसंख्यकों के पास सामाजिक शक्ति का एक अवशिष्ट स्थान होता है, जिसका अर्थ है कि समान संगठन और संसाधन दिए जाने पर बड़ी संख्या नियंत्रण कर सकती है और छोटी संख्या का अनुपालन करा सकती है।
संख्याओं पर आधारित शक्ति की गतिशीलता विभिन्न संदर्भों में स्पष्ट है। सरल समाजों में सत्ता अक्सर शारीरिक ताकत और जबरदस्ती पर निर्भर होती थी। जिन परिवारों में अधिक युवा और हृष्टपुष्ट पुरुष थे, उन्हें शक्ति का उपयोग करने में लाभ था, लेकिन यह कूटनीति और बुद्धिमत्ता की प्रभावशीलता को नकारता नहीं है। आधुनिक समाजों में संख्याओं का प्रभाव चुनावों में स्पष्ट होता है, जहां बहुमत को अपनी शक्ति को प्राधिकार के रूप में स्थापित करने का अधिकार होता है। इस प्रकार की शक्ति सभी संघों में मौजूद है, चाहे वह लोकतांत्रिक हो, निरंकुश हो या अन्यथा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संघों में बहुमत की शक्ति खतरा पैदा करने या संबंधित संघ की स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कौशल और क्षमताएं शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो व्यक्तियों को ऐसी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देती है जो अन्य चाहते हैं। इन कौशलों में शिल्प कौशल, सैन्य ज्ञान, आर्थिक विशेषज्ञता, चिकित्सा जानकारी, साहित्यिक कलात्मकता, ज्ञान और मीडिया प्रभाव शामिल हो सकते हैं। ऐसे कौशल रखने से व्यक्तियों को लाभ मिलता है, क्योंकि वे उन लोगों पर अधिकार जमा सकते हैं जो उनकी विशेषज्ञता का लाभ चाहते हैं। ज्ञान शक्ति का एक रूप बन जाता है, क्योंकि यह स्थितियों को समझने, भविष्यवाणी करने, योजना बनाने और प्रभाव पैदा करने में मदद करता है, खासकर शक्ति के अन्य रूपों का उपयोग करके। समकालीन विश्व में मीडिया प्रभाव का एक शक्तिशाली स्रोत बनकर उभरा है। इसका प्रभाव सूचना और संचार को आकार देने और नियंत्रित करने में प्रमुखता से देखा जाता है। जिन लोगों की मीडिया तक पहुंच है, वे जनता की राय पर नियंत्रण रख सकते हैं और उसमें हेराफेरी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रिंट मीडिया में स्तंभकारों या टेलीविजन पत्रकारों द्वारा महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद मुद्दों पर व्यक्त की गई राय पाठकों और दर्शकों को बहुत प्रभावित करती है। संसाधन या संपत्ति सत्ता चलाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। संसाधन विभिन्न रूपों में आते हैं, जिनमें संपत्ति, धन, प्रतिष्ठा, ज्ञान, योग्यता, कौशल, धोखाधड़ी, गोपनीयता और प्राकृतिक और अलौकिक दोनों संसाधन शामिल है। अलौकिक संसाधनों के मामले में धार्मिक संघ एक दिव्य प्राधिकरण के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए नियंत्रण के उपकरण के रूप में अलौकिक प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। धनवान व्यक्ति सम्मान और अधिकार का अधिकारी होता है। अपनी गतिविधियों के माध्यम से एक धनी व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से वातानुकूलित समर्पण स्थापित कर सकता है। वस्तुओं और सेवाओं पर कब्जा व्यक्तियों को वह प्राप्त करने की अनुमति देता है जो वे चाहते हैं। हालांकि संपत्ति, आय और इसी तरह के पहलुओं से जुड़ा धन मुख्य रूप से प्रतिपूरक शक्ति से जुड़ा हुआ है। जबरदस्ती बल में शक्ति जबरदस्ती से उत्पन्न होती है, चाहे वह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या शारीरिक हो। जिनके पास यह बलपूर्वक बल है, वे अपने इरादों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को डरा धमका कर समर्पण करवा सकते हैं। यातना, सजा, स्वतंत्रता या संसाधनों की हानि के डर से प्रेरित लोग इस बल के आगे झुक जाते हैं और जबरदस्ती का शिकार बन जाते हैं। इसमें शामिल खतरे या तो वास्तविक हो सकते हैं या कथित कल्पना पर आधारित हो सकते हैं। आधुनिक समाजों में संगठन शक्ति के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सुसंगठित और अनुशासित निकाय, जैसे कि सेना या पुलिस बल, बहुत बड़े असंगठित बहुमत को नियंत्रित कर सकता है। कुछ मामलों में एक संगठित अल्पसंख्यक असंगठित बहुमत पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, जो संगठन की महत्वपूर्ण शक्ति को उजागर करता है। संगठन 3 प्रकार की शक्ति से जुड़ा हुआ है: वातानुकूलित शक्ति, जबरदस्ती शक्ति और प्रतिपूरक शक्ति। भूमिका विशिष्ट प्राधिकार संगठनात्मक शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो संगठन द्वारा दिए गए प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा धारण किए गए पद पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, किसी संगठन का अध्यक्ष कार्यालय की शक्ति या अधिकार रखता है। इसी तरह
औपचारिक रिश्तों में न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, नियोक्ता और शिक्षक जैसे व्यक्तियों के पास रिश्ते के कुछ पहलुओं पर आदेश देने या नियंत्रित करने का कानूनी या प्रथागत अधिकार होता है। ये शक्तियां औपचारिक संबंधों की सीमाओं के भीतर ही सीमित है और संबद्ध स्थिति संबंधों के लिए विशिष्ट है। एक संगठन में आम तौर पर अपने उद्देश्यों को साकार करने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। जैसा कि राज्य के मामले में देखा गया है, उसके पास बलपूर्वक या आज्ञाकारी शक्ति तक भी पहुंच है। हालांकि किसी संगठन की प्रतिपूरक शक्ति तक पहुंच उसके पास मौजूद संपत्ति की मात्रा और मूल्य पर निर्भर करती है। बॉक्स 11.2 स्वीकार्य और अस्वीकार्य स्रोतों और उपयोगों की पहचान करना। उन शक्तियों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है जिन्हें स्वीकार्य माना जाता है और जिन्हें स्वीकार्य नहीं माना जाता है। हालांकि स्वीकार्य और अस्वीकार्य दोनों शक्तियों की नींव समान है। गैंगस्टर, चोर, आतंकवादी, वेश्याएं और जुआरी जैसी नाजायज गतिविधियों में शामिल लोग अपनी विशिष्ट भूमिकाओं, भौतिक संसाधनों, कौशल, व्यक्तिगत गुणों और मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव के कारण शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग नाजायज स्रोतों से संसाधन प्राप्त करते हैं, जैसे चोरी, जुए या नशीली दवाओं के कारोबार से प्राप्त धन, इन गैरकानूनी रूप से अर्जित संपत्तियों का उपयोग वैध और नाजायज दोनों क्षेत्रों में शक्ति के स्रोत के रूप में कर सकते हैं। काम के माध्यम से वैध तरीकों से अर्जित धन का उपयोग स्वीकार्य या अस्वीकार्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग अवैध दवाएं खरीदने या गैरकानूनी जुए में शामिल होने या रिश्वत के माध्यम से कोई पद या अनुबंध हासिल करने के लिए भी किया जा सकता है। इसी तरह, किसी विशेष भूमिका में अधिकार रखने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है, जैसे किसी को समाप्त करने की क्षमता, अधीनस्थों को विशिष्ट व्यवहार के लिए गैरकानूनी रूप से मजबूर करना। बिजली के स्रोत विविध हो सकते हैं और विभिन्न तरीकों से संयुक्त हो सकते हैं, जिनमें वैध और नाजायज दोनों शामिल हैं, जैसा कि 1967 में टैलकॉट पार्सन्स और अन्य ने नोट किया था। जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इन संयोजनों की ताकत अलग अलग परिणामों की ओर ले जाती है। 4 मुख्य संदर्भ हैं जिनमें सत्ता का इस्तेमाल किया जा सकता है: राजनीतिक मामले, संस्थागत पैटर्निंग, जीवन की संभावनाओं को सुनिश्चित करना और व्यक्तिगत संबंध, जैसा कि 1992 में ट्यूमन ने चर्चा की थी। राजनीतिक मामलों के क्षेत्र में सत्ता संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक समुदायों की कार्यप्रणाली, जैसे कस्बे, शहर, राज्य, राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। सत्ता व्यक्तियों और समूहों के बीच वितरित की जाती है, जिसमें संघ, राजनीतिक दल और संपूर्ण समुदाय शामिल है। शक्ति की गतिशीलता अक्सर इन समूहों की स्थिति से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, संघीय सरकारों के पास संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर स्थानीय सरकारों की तुलना में अधिक शक्ति होती है। सत्ता के लिए संस्थागत पैटर्निंग एक और महत्वपूर्ण संदर्भ है। इसमें परिवार, राजनीति, शिक्षा, धर्म और अर्थव्यवस्था जैसी मूलभूत संस्थाओं के भीतर भूमिकाओं की परस्पर क्रिया शामिल है। ये संस्थाएं विभिन्न भूमिकाओं, जैसे नियोक्ताओं और कर्मचारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों, और पुजारियों और आम लोगों के बीच संबंध स्थापित करती है। इन संस्थाओं के भीतर शक्ति संबंध हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं, प्रभुत्व और अधीनता के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। भूमिका विशिष्ट प्राधिकरण इन संस्थागत पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन की संभावनाएं सुनिश्चित करते समय शक्ति भी काम आती है। यह मूल्यवान जीवन के अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा के भीतर काम करता है, जैसे कि पहले वर्ष में जीवित रहना, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना, शैक्षिक और नौकरी के अवसरों को सुरक्षित करना और उचित जीवन काल का आनंद लेना। ये मूल्यवान जीवन अवसर किसी के भाग्य को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं,
क्योंकि वे किसी की स्थिति और भूमिका को बढ़ाते हैं, किसी के भविष्य को नियंत्रित करने की क्षमता को आकार देते हैं। सत्ता हासिल करने के लिए औपचारिक भूमिकाओं से परे बातचीत महत्वपूर्ण है। ये बातचीत बाजारों, दुकानों, सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, स्टेडियमों, सेमिनारों और सम्मेलनों जैसे विभिन्न स्थानों पर हो सकती है। हम समय के साथ दोस्ती और रोमांटिक रिश्ते बनाते हैं। हम अपने आस पड़ोस के लोगों और अन्य लोगों से भी जुड़ते हैं जो औपचारिक रूप से हमसे नहीं जुड़े हैं। हालांकि हम जानते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। इन सभी रिश्तों में सत्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कभी-कभी व्यक्तिगत आकर्षण और आकर्षण लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे दोस्ती बनती है। वही गुण दूसरों को भी हमसे प्यार करने और हम पर भरोसा करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। ये स्थितियां दर्शाती हैं कि सत्ता व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से कैसे संचालित होती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उल्लिखित शक्तियां सभी स्थितियों में समान रूप से प्रासंगिक नहीं है। हालांकि शक्ति के इन रूपों में से एक या अधिक शक्ति के सभी 4 संदर्भों में लागू होंगे। बॉक्स 11.3 शक्ति मापना। हम किसी व्यक्ति की सफल शक्ति कार्यों और सभी प्रयास किए गए शक्ति कार्यों के अनुपात को देखकर या विशिष्ट मानदंडों के आधार पर उसकी शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। ये माप विभिन्न शक्तिधारकों की तुलना करने में मदद करते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राशि शब्द के अलग-अलग अर्थ हैं। शक्ति अध्ययन में ध्यान अक्सर राशि के दूसरे अर्थ पर होता है। किसी के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति को मापने के लिए हमारे पास 2 मुख्य मानदंड हैं। एक व्यक्ति अपने नियंत्रण या संभावित नियंत्रण के तहत विभिन्न प्रकार के व्यवहार में किए गए कार्यों की संख्या और उनके प्रभाव में लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए, तानाशाही को सरकार का एक रूप जहां जो कुछ भी निषिद्ध नहीं है वह अनिवार्य है के रूप में वर्णित करना नियंत्रण के तहत व्यवहार के क्षेत्रों के संदर्भ में पूर्ण शक्ति पर प्रकाश डालता है। विभिन्न संदर्भों में शक्ति स्तरों के बीच संबंध पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। एक व्यक्ति या समूह के पास एक सेटिंग में काफी शक्ति हो सकती है, लेकिन दूसरे में उसका प्रभाव कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार में प्रभुत्व रखता हो लेकिन बाहरी मामलों पर उसका नियंत्रण बहुत कम हो। इसी प्रकार व्यक्ति राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव रख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में शक्ति की गतिशीलता के साथ संघर्ष करते हैं। 11.5 निष्कर्ष। सामाजिक शक्ति सभी मानव समाजों में व्याप्त एक सार्वभौमिक पहलू है जो दैनिक सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करती है। यह कार्य करने की व्यापक क्षमता के रूप में प्रकट हो सकता है या इसमें कार्य करने की क्षमता और अधिकार दोनों शामिल हो सकते हैं। आम तौर पर शक्ति किसी व्यक्ति या समूह की अपने इरादों को पूरा करने, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने, हेरफेर करने या प्रभावित करने की क्षमता है, चाहे वे सहयोग करें या नहीं। सामाजिक शक्ति में दूसरों के प्रभाव को प्रभावित करने या उसका विरोध करने की क्षमता भी शामिल है। शक्ति को अक्सर प्रभुत्व, प्रतिष्ठा, प्रभाव और बल जैसी अवधारणाओं के पर्याय के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे अलग हैं। सत्ता को लागू करने के लिए 3 मुख्य संस्थाएं हैं: जबरदस्ती या आज्ञाकारी, प्रतिपूरक और वातानुकूलित शक्ति। इन उपकरणों को कड़ाई से विभाजित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त शक्ति स्रोत अलग-अलग होते हैं, जिनमें व्यक्तित्व, संख्या, संसाधन, कौशल, क्षमताएं, ज्ञान, मीडिया, बलपूर्वक बल और संगठन शामिल है। शक्ति विभिन्न संदर्भों में प्रकट होती है, जैसे राजनीतिक मामले, संस्थागत पैटर्न, जीवन के अवसरों को सुनिश्चित करना और व्यक्तिगत संबंध। किसी व्यक्ति या समूह के लिए शक्ति का स्तर विभिन्न संदर्भों में भिन्न हो सकता है, जहां कोई व्यक्ति एक स्थिति में शक्तिशाली हो सकता है
लेकिन दूसरी स्थिति में शक्तिहीन हो सकता है। चिंतन और कार्रवाई 11.1। आप शक्ति को कैसे परिभाषित करेंगी? क्या आप सत्ता को प्रभुत्व, प्रतिष्ठा और प्रभाव से अलग कर सकते हैं? चिंतन और कार्रवाई 11.1। शक्ति और उसके भेदों को समझना। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे शक्ति, प्रभुत्व, प्रतिष्ठा और प्रभाव की जटिल अवधारणाओं को समझने का काम सौंपा गया है, मैं खुद को समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान के दायरे में घूमता हुआ पाता हूँ। ये अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई होने के बावजूद विशिष्ट विशेषताओं को धारण करती हैं, जो मानवीय रिश्तों और सामाजिक संरचनाओं की गतिशीलता को आकार देती है। इस चिंतन में मेरा लक्ष्य शक्ति की सूक्ष्म परिभाषाओं को उजागर करना, इसे प्रभुत्व, प्रतिष्ठा और प्रभाव से अलग करना है। परिभाषित शक्ति। शक्ति अपने मूल में दूसरों के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता है, चाहे वह व्यक्ति हो, समूह हो या संपूर्ण समाज हो। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जो विभिन्न रूपों और आयामों में अपनी अभिव्यक्ति पाती है। सामाजिक संदर्भ में शक्ति अक्सर राजनीतिक अधिकार, आर्थिक संसाधन, ज्ञान और सामाजिक संबंधों जैसे स्रोतों से उभरती है। प्रभुत्व से शक्ति का अंतर। प्रभुत्व अक्सर अधिक मुखर या जबरदस्ती तरीके से नियंत्रण या अधिकार से जुड़ा होता है, जबकि शक्ति का प्रयोग सहयोग और सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। प्रभुत्व किसी की सक्रिय सहमति के बिना दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने की ओर झुकता है। शक्ति बातचीत और साझा निर्णय लेने की अनुमति देती है, जबकि प्रभुत्व में जबरदस्ती और एकतरफा कार्रवाई शामिल हो सकती है। सामाजिक परिवेश में कोई व्यक्ति या समूह लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता संभाल सकता है, जहां उनका अधिकार शासितों की सहमति से प्राप्त होता है। इसके विपरीत प्रभुत्व को पदानुक्रमित संरचनाओं के माध्यम से लागू किया जा सकता है, जहां अधीनस्थों से महत्वपूर्ण इनपुट के बिना आज्ञाकारिता की अपेक्षा की जाती है। प्रतिष्ठा की बारीकियों की खोज। प्रतिष्ठा उपलब्धियों, स्थिति या विशेषज्ञता के माध्यम से अर्जित सामाजिक मान्यता और सम्मान का एक रूप है। शक्ति के विपरीत, जो अक्सर प्रभावित करने या नियंत्रित करने की क्षमता से जुड़ी होती है, प्रतिष्ठा प्रशंसा और सकारात्मक सम्मान के साथ अधिक जुड़ी होती है। जबकि सत्ता क्षणभंगुर हो सकती है और परिवर्तन के अधीन हो सकती है, प्रतिष्ठा उत्कृष्टता या उल्लेखनीय उपलब्धियों के निरंतर प्रदर्शन के माध्यम से समय के साथ बनाई जाती है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पास आवश्यक रूप से औपचारिक अधिकार या निर्णय लेने की शक्ति का पद नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी राय और कार्य उनकी स्वीकृत विशेषज्ञता या उपलब्धियों के कारण महत्व रखते हैं। इस तरह प्रतिष्ठा सत्ता से एक अलग क्षेत्र में संचालित होती है, नियंत्रण पर, प्रशंसा पर जोर देती है। प्रभाव की गतिशीलता को समझना। शक्ति के समान प्रभाव में दूसरों के निर्णयों, विचारों या व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता शामिल होती है। हालांकि प्रभाव एक ऐसे स्पेक्ट्रम पर कार्य करता है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। सकारात्मक प्रभाव में दूसरों को प्रेरित करना, तर्कसंगत तर्कों के माध्यम से उन्हें समझाना या एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करना शामिल हो सकता है। दूसरी ओर नकारात्मक प्रभाव हेरफेर, जबरदस्ती या कमजोरियों के शोषण पर निर्भर हो सकता है। सत्ता के विपरीत, जिसमें औपचारिक पद और संरचनाएं शामिल हो सकती हैं, विभिन्न सामाजिक स्तरों के व्यक्तियों द्वारा प्रभाव डाला जा सकता है। एक करिश्माई नेता, एक जानकार विशेषज्ञ या यहाँ तक कि एक प्रेरक मित्र औपचारिक सत्ता की स्थिति के बिना भी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए प्रभाव पारंपरिक पदानुक्रमित सीमाओं को पार करता है और सामाजिक संबंधों को आकार देने में एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली शक्ति हो सकता है। व्यक्तिगत अनुभवों पर चिंतन। अपने स्वयं के जीवन में मैंने ऐसे उदाहरणों का सामना किया है जहां शक्ति की गतिशीलता स्पष्ट थी, चाहे शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यस्थलों में
या सामाजिक दायरे में। इन अनुभवों ने मुझे शक्ति संबंधों की जटिलताओं और उनके व्यक्तियों और समूहों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उदाहरण के लिए, शैक्षणिक सेटिंग्स में शक्ति ज्ञान और विशेषज्ञता से प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान प्रदान करने में अपनी भूमिका के कारण प्रोफेसरों और शिक्षकों के पास एक निश्चित स्तर की शक्ति होती है। हालांकि छात्रों को प्रभावित करने और प्रेरित करने की क्षमता औपचारिक शक्ति गतिशीलता से परे है। एक शिक्षक जो प्रभावी ढंग से संवाद कर सकता है, संलग्न कर सकता है और प्रेरित कर सकता है, वह कक्षा से कहीं आगे तक प्रभाव डाल सकता है। इसी तरह कार्य वातावरण में पदानुक्रम और संगठनात्मक संरचनाएं औपचारिक शक्ति संरचनाओं को चित्रित करती हैं। हालांकि उच्च स्तर की प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति शायद अपने कौशल, अनुभव या नवीन सोच के कारण अपनी निर्दिष्ट भूमिकाओं से परे प्रभाव डाल सकते हैं। इन गतिशीलता को समझने से मुझे विभिन्न सामाजिक संदर्भों को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की अनुमति मिली है। शक्ति की अंतर्विभागीयता को ध्यान में रखते हुए यह पहचानना आवश्यक है कि सत्ता विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के प्रतिच्छेदन पर काम करती है, जिसमें लिंग, नस्ल, वर्ग और जातीयता शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। ये श्रेणियां अक्सर एक दूसरे से जुड़ती हैं और जटिल तरीकों से शक्ति के वितरण और प्रयोग को आकार देती है। उदाहरण के लिए, हाशिए पर रहने वाले समूहों के व्यक्तियों को प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जो सत्ता तक उनकी पहुंच को सीमित करती है, जिससे सामाजिक असमानताएं बनी रहती हैं। शक्ति की अंतर्संबंधता को समझने के लिए उन तरीकों को स्वीकार करने की आवश्यकता है जिनसे विशेषाधिकार और हानि के विभिन्न रूप शक्ति और शक्तिहीनता के अनूठे अनुभव पैदा करते हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस जागरूकता ने सामाजिक संरचनाओं और असमानताओं के बारे में मेरी समझ को समृद्ध किया है, जिससे मुझे उन प्रणालियों की आलोचनात्मक जांच करने के लिए प्रेरित किया गया है जो शक्ति के वितरण में योगदान करती है। पावर डायनेमिक्स में सहानुभूति की भूमिका। सहानुभूति शक्ति, प्रभाव और यहाँ तक कि प्रभुत्व के प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरों के दृष्टिकोण और अनुभवों को पहचानना शक्ति के नैतिक और उचित उपयोग के लिए मौलिक है। जबकि शक्ति का उपयोग दूसरों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए किया जा सकता है, इसका उपयोग शोषण और उत्पीड़न के लिए भी किया जा सकता है। इग्नू में मेरे अध्ययन में सामाजिक न्याय, नैतिकता और मानवाधिकारों पर आधारित पाठ्यक्रमों ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर शक्ति की गतिशीलता के प्रभाव पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया है। सहानुभूति शक्ति के संभावित दुरुपयोग के प्रति संतुलन के रूप में कार्य करती है, व्यक्तियों को अपने प्रभाव और अधिकार का जिम्मेदारी से और व्यापक सामाजिक निहितार्थों के बारे में गहरी जागरूकता के साथ उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। निष्कर्ष में शक्ति, प्रभुत्व, प्रतिष्ठा और प्रभाव जटिल अवधारणाएं हैं जो मानवीय अंतःक्रियाओं और सामाजिक संरचनाओं के ताने-बाने को आकार देती है। शक्ति दूसरों को प्रभावित करने या नियंत्रित करने की क्षमता के रूप में विभिन्न रूपों में मौजूद है और अक्सर राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक स्रोतों से प्राप्त होती है। प्रभुत्व में नियंत्रण का अधिक मुखर रूप शामिल होता है, जबकि प्रतिष्ठा उपलब्धियों के आधार पर सामाजिक मान्यता और सम्मान से जुड़ी होती है। प्रभाव सकारात्मक प्रेरणा से लेकर नकारात्मक हेरफेर तक के स्पेक्ट्रम पर काम करते हुए एक ऐसी शक्ति है जो औपचारिक शक्ति संरचनाओं से परे है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस अन्वेषण ने मुझे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए इन अवधारणाओं की आलोचनात्मक जांच करने की अनुमति दी है। मेरे चिंतन को व्यक्तिगत अनुभवों, अकादमिक अध्ययनों और शक्ति गतिशीलता की अंतर्संबंध के बारे में जागरूकता से समृद्ध किया गया है।
नैतिक शक्ति के उपयोग में सहानुभूति की भूमिका को पहचानने से प्रभाव के जिम्मेदार और न्यायसंगत अभ्यास के महत्व पर और अधिक जोर दिया गया है। शक्ति, प्रभुत्व, प्रतिष्ठा और प्रभाव की जटिलताओं से निपटने में इन अवधारणाओं को एक सूक्ष्म समझ के साथ समझना जरूरी है, जो व्यक्तियों और समूहों के विविध अनुभवों और दृष्टिकोणों पर विचार करता है। यह प्रतिबिंब मानवीय रिश्तों और सामाजिक संरचनाओं के जटिल जाल को समझने और उससे जुड़ने की चल रही यात्रा के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है। चिंतन और कार्रवाई 11.2 शक्ति के स्रोत क्या है? कम से कम 4 स्रोतों का वर्णन करें। शीर्षक: शक्ति के स्रोतों की खोज, एक व्यापक विश्लेषण। परिचय: संगठनात्मक व्यवहार और प्रबंधन के गतिशील परिदृश्य में शक्ति रिश्तों को आकार देने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और समग्र प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तियों, नेताओं और संगठनों के लिए अपने वातावरण की जटिलताओं से निपटने के लिए शक्ति के विभिन्न स्रोतों को समझना आवश्यक है। इस प्रतिबिंब में मैं शक्ति के 4 प्राथमिक स्रोतों पर गहराई से विचार करूंगा, उनकी बारीकियों और निहितार्थों पर प्रकाश डालूंगा। वैध शक्ति। वैध शक्ति किसी संगठन के भीतर किसी व्यक्ति की स्थिति या भूमिका से प्राप्त होती है। यह व्यक्तियों को उनकी पदानुक्रमित स्थिति के आधार पर दिया गया अधिकार है। इग्नू के संदर्भ में संकाय सदस्यों, प्रशासनिक कर्मचारियों और प्रबंधन की भूमिकाओं में वैध शक्ति देखी जा सकती है। उनकी शक्ति की वैधता विश्वविद्यालय संरचना में उनके पदों से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, संकाय सदस्यों के पास विषय विशेषज्ञ और शिक्षक के रूप में वैध शक्ति होती है। उनका अधिकार प्रशिक्षकों और सलाहकारों के रूप में उनकी भूमिकाओं तक फैला हुआ है, जिससे उन्हें छात्रों का मार्गदर्शन और मूल्यांकन करने की अनुमति मिलती है। इसी तरह प्रशासनिक कर्मचारी प्रवेश से लेकर छात्र सेवाओं तक विश्वविद्यालय के परिचालन पहलुओं के प्रबंधन में वैध शक्ति का उपयोग करते हैं। जबकि वैध शक्ति व्यवस्था और संरचना को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी प्रभावशीलता प्रभावित होने वाले लोगों द्वारा भूमिका की वैधता की धारणा पर निर्भर करती है। इग्नू के मामले में छात्र संकाय और कर्मचारियों के निर्देशों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो सकते हैं, यदि वे विश्वविद्यालय की संरचना को उचित मानते हैं। विशेषज्ञ शक्ति। विशेषज्ञ शक्ति किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता से उत्पन्न होती है। शक्ति का यह स्रोत किसी की स्थिति से बंधा नहीं है, बल्कि यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रदर्शित योग्यता और दक्षता पर आधारित है। इग्नू में विशेषज्ञ शक्ति का उदाहरण प्रोफेसरों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों द्वारा दिया जाता है, जिनके पास अपने संबंधित शैक्षणिक विषयों में उन्नत ज्ञान है। उदाहरण के लिए, शिक्षा में अभूतपूर्व अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध प्रोफेसर के पास विशेषज्ञ शक्ति होती है। छात्र और सहकर्मी अपने ज्ञान की गहराई के कारण उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और उनकी राय का सम्मान कर सकते हैं। इग्नू जैसे खुले विश्वविद्यालय में, जहां विविध शैक्षणिक विषयों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, विशेषज्ञ शक्ति का प्रभाव व्यापक है और संस्थान की शैक्षणिक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि विशेषज्ञ शक्ति विशेषज्ञता के निरंतर विकास पर निर्भर है। व्यक्तियों को अपनी विश्वसनीयता और प्रभाव बनाए रखने के लिए अपने क्षेत्र में प्रगति से अवगत रहना चाहिए। इग्नू में विशेषज्ञ शक्ति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए अनुसंधान और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। निर्देश शक्ति। संदर्भित शक्ति व्यक्तियों द्वारा स्थापित पारस्परिक संबंधों और संबंधों में निहित होती है। यह उस प्रशंसा, सम्मान और संभावना पर आधारित है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए रखता है। इग्नू के संदर्भ में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच बने रिश्तों में संदर्भ शक्ति देखी जा सकती है।
ऐसे परिदृश्य पर विचार करें जहां एक छात्र किसी विशेष प्रोफेसर की ओर न केवल उनकी विशेषज्ञता के लिए बल्कि उनकी पहुंच, क्षमता और मार्गदर्शन के लिए भी देखता है। इस मामले में प्रोफेसर के पास छात्र पर संदर्भ शक्ति होती है, जिसके प्रोफेसर की सलाह और मार्गदर्शन से प्रभावित होने की संभावना होती है। इसी तरह सहकर्मियों के बीच सहयोगात्मक और सहायक रिश्ते संकाय के भीतर संदर्भ शक्ति के विकास को जन्म दे सकते हैं। सकारात्मक और एकजुट संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के लिए संदर्भ शक्ति एक महत्वपूर्ण पहलू है। इग्नू जैसे खुले विश्वविद्यालय में, जहां विविधता अंतर्निहित है, समुदाय और पारस्परिक सम्मान की भावना को बढ़ावा देने से संदर्भ शक्ति बढ़ती है। जो छात्र और संकाय एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके सहयोग करने, विचार साझा करने और एक जीवंत शैक्षणिक समुदाय में योगदान करने की अधिक संभावना होती है। बलपूर्वक सत्ता, जबरदस्ती की शक्ति सजा या नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता में निहित है। यह अक्सर किसी संगठन की पदानुक्रमित संरचना से जुड़ा होता है, जहां प्राधिकारी पदों पर बैठे व्यक्ति प्रतिबंधों या अनुशासनात्मक उपायों के माध्यम से अनुपालन लागू कर सकते हैं। हालांकि जबरदस्ती की शक्ति सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति के लिए प्रतिकूल लग सकती है, लेकिन इग्नू सहित कई संस्थानों में यह एक वास्तविकता है। इग्नू के संदर्भ में शैक्षणिक नियमों, आचार संहिता और समय सीमा के पालन को लागू करने में जबरदस्ती की शक्ति देखी जा सकती है। संकाय सदस्यों, प्रशासनिक कर्मचारियों और प्रबंधन के पास शैक्षणिक कदाचार नीतियों का अनुपालन न करने या अनुशासन के अन्य उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार है। हालांकि केवल जबरदस्ती की शक्ति पर निर्भर रहने से संगठनात्मक माहौल पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इससे छात्रों और कर्मचारियों में आक्रोश, भय और प्रेरणा की कमी हो सकती है। शैक्षणिक समुदाय की समग्र भलाई से समझौता किए बिना व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैध और बलपूर्वक शक्ति के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। निष्कर्षतः इग्नू के संदर्भ में शक्ति के स्रोत बहुआयामी और परस्पर जुड़े हुए हैं। संगठनात्मक भूमिकाओं से प्राप्त वैध शक्ति अधिकार और संरचना की नींव तय करती है। ज्ञान और दक्षता से निकलने वाली विशेषज्ञ शक्ति अकादमिक उत्कृष्टता में योगदान करती है। पारस्परिक संबंधों में निहित संदर्भ शक्ति समुदाय और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। कुछ स्थितियों में आवश्यक होते हुए भी सकारात्मक संगठनात्मक माहौल बनाए रखने के लिए जबरदस्ती की शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। शक्ति के इन स्रोतों को समझना और नेविगेट करना इग्नू समुदाय के व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वे छात्र हों, संकाय हो या प्रशासनिक कर्मचारी हों। इन स्रोतों के बीच परस्पर क्रिया को पहचानने से खुले विश्वविद्यालय के वातावरण में अधिक प्रभावी संचार, सहयोग और समग्र सफलता मिल सकती है। चिंतन और कार्रवाई 11.3 विभिन्न संदर्भों में शक्ति की भूल भुलैया को नेविगेट करना। इग्नू में एक मेहनती छात्र के रूप में, जिसे उन विविध संदर्भों पर अन्वेषण और चिंतन का काम सौंपा गया है जिनमें सत्ता का उपयोग किया जाता है, यह यात्रा सामाजिक गतिशीलता की जटिल परतों में एक यात्रा के रूप में सामने आती है। शक्ति अपनी सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को प्रभावित करते हुए हमारे अस्तित्व के तानेबाने में खुद को जटिल रूप से बुनती है। इस व्यापक चिंतन में हम इन बहुमुखी क्षेत्रों में सत्ता की जटिलताओं को सुलझाने के अभियान पर निकलेंगे। एक राजनीतिक संदर्भ, शासन की गतिशीलता का अनावरण। राजनीतिक शक्ति शायद सत्ता का सबसे स्पष्ट रूप शासन की संरचनाओं से उत्पन्न होती है, जो राष्ट्रों के कामकाज को निर्देशित करती है। निर्वाचित अधिकारी, नौकरशाही मशीनरी और कानूनी ढांचे सत्ता के प्रयोग के माध्यम बन जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में लिए गए निर्णय समाज में गूंजते हैं और नागरिकों को असंख्य तरीकों से प्रभावित करते हैं।
नीतियों के निर्माण से लेकर कानूनों के कार्यान्वयन तक राजनीतिक शक्ति राष्ट्रों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर भी राजनीतिक शक्ति केवल सरकारी भवनों के दृश्यमान गलियारों तक ही सीमित नहीं है। पर्दे के पीछे अनौपचारिक नेटवर्क, पैरवी के प्रयास और मीडिया का प्रभाव राजनीतिक चर्चा की दिशा को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक शक्ति की आलोचनात्मक जांच के लिए न केवल औपचारिक संरचनाओं के विश्लेषण की आवश्यकता होती है, बल्कि उन छिपी हुई ताकतों की खोज की भी आवश्यकता होती है जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हेरफेर और मार्गदर्शन करती है। 2. सामाजिक संदर्भ, सामाजिक गतिशीलता के ज्वार को नेविगेट करना। सामाजिक शक्ति रिश्तों की जटिल टेपेस्ट्री में अंतर्निहित एक अदृश्य शक्ति कई स्तरों पर काम करती है, व्यक्तिगत बातचीत से लेकर व्यापक सामाजिक संरचनाओं तक। सामाजिक संदर्भों में शक्ति सामाजिक वर्गों, लिंग भूमिकाओं और सांस्कृतिक मानदंडों के लेंस के माध्यम से प्रकट होती है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति अक्सर सामाजिक गतिशीलता के साथ जुड़ती है, जो विशेषाधिकार और हाशिए पर जाने की रूपरेखा को आकार देती है। सामाजिक संदर्भों में शक्ति की खोज के लिए पहचान, विविधता और समावेशन के मुद्दों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। यह समझना आवश्यक हो जाता है कि सत्ता असंतुलन किस प्रकार सामाजिक असमानताओं को कायम रखता है। इसमें शक्ति और पहचान के अंतर्विरोधों को विच्छेदित करना शामिल है, जहां कुछ समूह खुद को वंचित पा सकते हैं, जबकि अन्य अनर्जित लाभ का आनंद उठा सकते हैं। 3. आर्थिक संदर्भ, आर्थिक प्रभाव के धागों को सुलझाना। आर्थिक शक्ति संसाधनों और अवसरों के वितरण को निर्धारित करने वाली एक दुर्जेय शक्ति समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक शक्ति निगमों, धनी व्यक्तियों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में केंद्रित होती है। इस एकाग्रता के परिणाम आय, शिक्षा तक पहुंच और स्वास्थ्य देखभाल में असमानताओं में स्पष्ट है। इसके अलावा आर्थिक शक्ति अक्सर राजनीतिक क्षेत्र में अपना विस्तार करती है। शक्तिशाली आर्थिक संस्थाएं उन नीतियों को प्रभावित करती है जो उनके हितों के अनुरूप होती है। आर्थिक शक्ति की जांच में धन असमानता, श्रम संबंध और आर्थिक संरचनाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव जैसे मुद्दों की जांच करना शामिल है। दुनिया भर के समाजों में मौजूद संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने के लिए आर्थिक शक्ति की समझ अपरिहार्य है। 4. सांस्कृतिक संदर्भ, विचारों और आख्यानों के प्रभाव को समझना। सांस्कृतिक शक्ति विचारों, मूल्यों और मानदंडों के प्रसार के माध्यम से संचालित होती है, जो सामूहिक रूप से एक समाज के भीतर व्यक्तियों के विश्व दृष्टिकोण को आकार देते हैं। मीडिया, शिक्षा प्रणालियां और सांस्कृतिक संस्थान सांस्कृतिक शक्ति के संचरण के माध्यम बन जाते हैं। इन चैनलों के माध्यम से प्रचारित कथाएं न केवल व्यक्तिगत मान्यताओं को आकार देती हैं, बल्कि सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं को भी आकार देती है। सांस्कृतिक शक्ति को उजागर करने के लिए उन कहानियों की आलोचनात्मक जांच की आवश्यकता होती है जो हम खुद को बताते हैं, साहित्य में, सिनेमा में और रोजमर्रा के प्रवचन में। इसके लिए प्रतिनिधित्व, विविधता और सांस्कृतिक आधिपत्य की खोज की आवश्यकता है। सांस्कृतिक शक्ति को समझने से उन तंत्रों का पता चलता है जिनके माध्यम से कुछ आख्यान प्रमुखता प्राप्त करते हैं, जिससे यह प्रभावित होता है कि समाज खुद को और दूसरों को कैसे समझता है। 5. वैश्विक संदर्भ, विश्व मंच पर पावर डायनेमिक्स को नेविगेट करना। वैश्वीकरण के युग में शक्ति की गतिशीलता राष्ट्रीय सीमाओं से परे फैली हुई है। वैश्विक संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय निगम और भूराजनीतिक रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के वितरण और प्रयोग में योगदान करते हैं। जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और वैश्विक आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे वैश्विक शक्ति संबंधों के जटिल जाल से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं।
वैश्विक शक्ति गतिशीलता को समझने में न केवल राष्ट्र राज्यों के बीच बातचीत शामिल है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं द्वारा संचालित प्रभाव भी शामिल है। यह वैश्विक मुद्दों के अंतर्संबंध और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा को आकार देने में सत्ता द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जागरूकता की मांग करता है। भौगोलिक सीमाओं को पार करने वाली गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए शक्ति के वैश्विक संदर्भ को नेविगेट करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: शक्ति के बहुरूप दर्शक में अंतर्दृष्टि का संश्लेषण। निष्कर्षतः शक्ति अपने बहुआयामी रूपों में व्यक्तियों और समाजों की नियति को समान रूप से आकार देने वाली एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरती है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ प्रत्येक शक्ति गतिशीलता के बहुरूप दर्शक में अद्वितीय रंग जोड़ते हैं। इस चिंतनशील अन्वेषण में डूबे एक छात्र के रूप में यह एहसास होता है कि समकालीन अस्तित्व की जटिलताओं से निपटने के लिए शक्ति की सूक्ष्म समझ आवश्यक है। इस यात्रा ने न केवल शक्ति की विविध अभिव्यक्तियों को उजागर किया है, बल्कि इन विभिन्न संदर्भों के बीच अंतर्संबंधों को भी रेखांकित किया है। शक्ति संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता सामाजिक चर्चा में सार्थक योगदान देने और सकारात्मक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरती है।